अज़ीज़ हमवतनों अस्सलामु अलैकुम। जेल नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से मैं ज़ीशान सद्दीक़ प्रोग्राम में बात करेंगे मुल्क शाम के हवाले से। कौन, कब और कैसे इक़्तिदार में आया और इक़्तिदार की ये कुर्सी कैसे बशारुल असद के पास आकर रुकी, जो मुल्क शाम के मौजूदा प्रेसिडेंट हैं। नाज़रीन, मुल्क शाम में जारी जंग जिसमें लाखों मुसलमान शहीद हुए, कब और कैसे आगाज़ हुआ, प्रोग्राम में बात करेंगे। अरब जमहूरिया सूरिया मशरिक़ वस्ता का एक इंतहाई अहम मुल्क बर-ए-आज़म एशिया के इंतहाई मगरब में वाक़या है। मगरब में लबनान, जनूब मगरब में फ़लस्तीन, मकबूजा फ़लस्तीन या इसराइल वाक़या हैं। जनूब में उर्दन, मशरिक़ में इराक़, शमाल में तुर्की। नाज़रीन, अरब जमहूरिया सूरिया बर-ए-आज़म एशिया, अफ़्रीका और यूरोप के संगम पर वाक़या है। अगर हम इसके रकबे की बात करें तो इसका रकबा 1,86,775 मरबा किलोमीटर है और इसकी आबादी 2,25,30,746 है और इसका कैपिटल दारुल हुकूमत दमिश्क है, जो कि एक इंतहाई मशहूर इस्लामी मुल्क है। नाज़रीन, अगर हमने मुल्क शाम के हालात का जायज़ा लेना है तो हमें हिस्ट्री की स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि इसका एक ताल्लुक़ हिस्ट्री से रहा है कि कौन, कब और कैसे इक़्तिदार में आया। नाज़रीन, 1916 में अरब कौमियत की एक तहरीक शुरू हुई। 1918 तक इस तहरीक ने ज़ोर पकड़ा और इसकी क़यादत कर रहे थे फ़ैसल बिन हुसैन। 1918 में फ़ैसल बिन हुसैन की क़यादत में इस तहरीक ने मुल्क शाम के इक़्तिदार पर ये काबिज़ हो गई और इस तरह मुल्क शाम से तुर्क अफ़वाज को इनखला करना पड़ा और खिलाफत उस्मानिया का दौर ख़त्म हुआ। नाज़रीन, जदीद शाम की बुनियाद 1920 से शुरू होती है, लेकिन ये अरसा ज़्यादा गुज़रा नहीं था कि 1963 में शामी फ़ौज के कुछ बागी अनासर ने मुल्क शाम पर कब्ज़ा कर लिया और जमहूरी हुकूमत को घर भेज दिया। लेकिन 7 साल तक ये जंग जारी रही कि कौन इक़्तिदार पर काबिज़ आएगा और कौन घर जाएगा। लेकिन 1970 में फिर हाफ़िज़ुल असद, जो कि उस वक्त के वज़ीर दिफ़ा थे, एक तहरीक इस्तिलाह शुरू हुई, जिसके नतीजे में वो मुल्क शाम के इक़्तिदार पर काबिज़ हो गए। नाज़रीन, हाफ़िज़ुल असद, बशारुल असद, जो कि इस वक्त मुल्क शाम के प्रेसिडेंट हैं, उनके वालिद गिरामी हैं, जिन्होंने मुल्क शाम में 30 साल तक हुकूमत की। नाज़रीन, 30 साल तक हुकूमत की। याद रहे, ये एक जमहूरी हुकूमत के तहत नहीं आए थे, ये एक फ़ौजी आमिर और काले कानून के ज़रिए मुल्क शाम पर काबिज़ हुए थे। उन्होंने 30 साल तक हुकूमत की। अगर हम इनके दौर की बात करें, हाफ़िज़ुल असद के दौर की बात करें, तो इनका एक बैलेंस सा दौर गुज़रा। इन्होंने कुछ अच्छे काम भी किए, लेकिन इनका दौर काफ़ी नाखुशगवार भी गुज़रा। अगर हम हाफ़िज़ुल असद के दौर में मुल्क शाम के, सीरिया के, USA के साथ काफ़ी अच्छे ताल्लुकात रहे। हाफ़िज़ुल असद कई बार USA के मुख्तलिफ़ प्रेसिडेंट से मिलता रहा, क्योंकि उधर तो चेंज होते रहे 4 साल बाद, लेकिन इधर 30 साल तक हाफ़िज़ुल असद ही रहे। नाज़रीन, अगर नाखुशगवार वाक़यात की बात करें तो हाफ़िज़ुल असद 1982 में हमा शहर में एक फ़ौजी ऑपरेशन हुआ, जिसमें डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं। उस रिपोर्ट्स के मुताबिक 2000 से 25,000 तक लोग शहीद हुए मुसलमान। नाज़रीन, ये ऑपरेशन अक़वामुल मुस्लिमीन, मुस्लिम ब्रदरहुड, जो कि एक सुन्नियों की तहरीक थी, उसके ख़िलाफ़ किया गया, क्योंकि उन्होंने हाफ़िज़ुल असद के ख़िलाफ़ एक तहरीक चलाई। ये फ़ौजी ऑपरेशन 27 रोज़ तक जारी रहा, जिसमें 15,000 लोग लापता हुए, 1 लाख लोग हिजरत करके दूसरी जगह गए। इसमें 88 मसाजिद और 3 चर्च मसमार हुए। आज भी मुल्क शाम के रहने वाले इस शहर को हमा के कत्लेआम से याद करते हैं। और नाज़रीन, याद रहे, इस फ़ौजी ऑपरेशन में हमा शहर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया था। नाज़रीन, हाफ़िज़ुल असद के 2 बेटे, बड़े बेटे का नाम बैसल और छोटे बेटे का नाम बशार, जो कि इस वक्त सदर हैं मुल्क शाम के। नाज़रीन, हाफ़िज़ुल असद शुरू से ही अपने बड़े बेटे बैसल को अपने जानशीन के तौर पर तैयार कर रहे थे और उनको वो अमली सियासत में लाना चाहते थे। अपने बाद वो अपने बड़े बेटे बैसल को मुल्क शाम का सदर देखना चाहते थे। लेकिन 1994 में हाफ़िज़ुल असद के बड़े बेटे बैसल का कार एक्सीडेंट हो गया और वो उसमें मारा गया। इसके बाद हाफ़िज़ुल असद ने अपने छोटे बेटे बशारुल असद, जो कि उस वक्त लंदन में माहिर आँख डॉक्टर की तालीम हासिल कर रहे थे, मुल्क वापस बुलाया। नाज़रीन, ये एक ऐसा फैक्टर है जिसको देखना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब बिशार की वापसी हुई और बिशार ने बैसल की मौत के बाद अपने छोटे बेटे बिशार को अमली सियासत के लिए तैयार करने का इरादा बना लिया और उस पर वर्किंग स्टार्ट कर दी। नाज़रीन, जब बिशार को मुल्क शाम वापस बुलाया गया तो हाफ़िज़ुल असद ने
آرمی میں لیفٹیننٹ جنرل کا عہدہ اپنے چھوٹے بیٹے بشار کو دیا۔ ناظرین یاد رہے بشار الاسد کا نہ کوئی آرمی بیک گراؤنڈ تھا اور نہ کوئی سیاسی، وہ لندن میں ماہر آنکھ ڈاکٹر کی تعلیم حاصل کر رہے تھے، لیکن ان کو واپس بلایا گیا۔ جب ان کو آرمی میں لیفٹیننٹ جنرل کا عہدہ دیا گیا تو احتجاجاً کچھ سینئر افسران نے استعفیٰ دے دیا، لیکن اس اقدام کا حافظ الاسد پر کوئی اثر نہیں ہوا، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کو ملک شام کا پریزیڈنٹ دیکھنا چاہتے تھے اپنے بعد۔ ناظرین 30 سال حکومت کرنے کے بعد سن 2000 میں 10 جون 2000 کو حافظ الاسد اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ ناظرین وہ خواب جو حافظ الاسد نے اپنے بیٹے کے لیے دیکھا تھا اس کو تابندہ کرنے کا وقت آ گیا، اور اس طرح سیرین باتھ پارٹی کے وائس پریزیڈنٹ عبدالحلیم خادم نے اگلے 24 گھنٹے میں ایک آئینی ترمیم کی۔ ناظرین یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنا، ہمارے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے کہ 24 گھنٹے میں حافظ الاسد کی وفات کے بعد ایک آئینی ترمیم ہوتی ہے۔ ناظرین وہ ترمیم کیا تھی کہ ملک شام کے آئین میں یہ تھا کہ اگر کسی نے صدر منتخب ہونا ہے، کسی کو صدر منتخب کرنا ہے، تو اس کے لیے کم از کم جو عمر تھی وہ 40 سال تھی۔ لیکن ناظرین ایک ترمیم پاس کی گئی، ایک بل پاس کیا گیا، ایک ترمیم کی گئی۔ وہ ترمیم یہ تھی کہ کم از کم ملک شام کے پریزیڈنٹ کے لیے جو عمر ہوگی اب سے وہ 34 سال ہوگی تھی، کیونکہ بشار الاسد کی عمر اس وقت 34 سال تھی۔ اور وائس پریزیڈنٹ سیرین باتھ پارٹی کے عبدالحکیم خادم نے بشار الاسد کو پریزیڈنٹ نومینیٹ کیا ملک شام کے لیے، کیونکہ حافظ الاسد کی وفات ہو گئی اور اس کے بعد ملک اناؤنس کیا۔ تو ناظرین یہ بات ہمارے ذہن میں رکھنا ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس میں کوئی اپوزیشن کا لیڈر نہیں تھا، کوئی اپوزیشن پارٹی نہیں تھی۔ یہ ایک ریفرینڈم ٹائپ الیکشن تھا جس میں یا تو بشار الاسد کو سلیکٹ کیا جائے گا یا ان کو ریجیکٹ کیا جائے گا۔ ناظرین بشار الاسد لندن سے ڈاکٹر کی تعلیم حاصل کر کے واپس آئے تھے، تو لوگوں نے سوچا کہ شاید بشار الاسد اپنے والد کی آمرانہ جو اقدام تھے ان سے ہٹ کے ملک شام کی بہتری کے لیے کچھ کام کریں گے۔ اس طرح 99.7% لوگوں نے بشار الاسد کے حق میں ووٹ دیا، اور حیران کن جو بات ہے وہ یہ ہے کہ 94% ٹرن آؤٹ رہا، اور اس طرح بشار الاسد اگلے 7 سال کے لیے ملک شام کا پریزیڈنٹ بن گیا۔ ناظرین 2007 میں دوبارہ پھر الیکشن ہوا۔ سیرین باتھ پارٹی نے وہی روایت دہرائی جو 2000 میں دہرائی گئی تھی، صرف بشار الاسد کو ایک ریفرینڈم ٹائپ الیکشن کے ذریعے یا ووٹ دیا جا سکتا ہے یا ان کو ریجیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین یہ 7 سال کا عرصہ 2000 سے 2007 تک کا بشار الاسد کا ایک میانہ روی کے ساتھ گزرا۔ وہ اپنے باپ کی امرانہ سوچ کا حامل بھی تھا اور اس نے وہ چیزیں لاگو بھی کی، لیکن اس نے انڈسٹریل کام بھی کیا ملک شام میں اور دوسرے ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات بھی بنائے۔ لیکن ناظرین جو ایک انٹرسٹنگ چیز، بشار الاسد کے والد حافظ الاسد ایک آرمی بیک گراؤنڈ سے آئے ہوئے حکومت پر قابض ہوئے تھے، تو بشار الاسد اس بات سے بخوبی واقف تھے کہ یہ اقدام میرے خلاف بھی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے سیرین آرمی کو اتنا زیادہ سٹرونگ نہیں کیا، بس اتنی آرمی رکھی جو ان کے کام آ سکے، نہ کہ وہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے کام آ سکے۔ ناظرین 2010 تک بشار الاسد کے لیے اس کا دور کافی اطمینان بخش رہا، کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔ ناظرین ایسا کیا ہوا کہ موجودہ حالات اس نہج تک پہنچ گئے ہیں کہ وہاں انسانی جانوں کو مارا جا رہا ہے، چھوٹے بچوں کو مارا جا رہا ہے، ناظرین کیمیکل ہتھیاروں کو یوز کیا جا رہا ہے۔ اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ پہلے ہمارے ایک ٹیم ممبر ہیں عبدالوہاب، انہوں نے لوگوں سے جاننے کی کوشش کی ہے کہ وہ کس قدر ملک شام کے حالات کے بارے میں آگاہ ہیں۔ ایک رپورٹ دیکھیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اہل شام تباہی و بربادی کا شکار ہو جائیں تو پھر تمہیں کوئی بھی خیر باقی نہیں رہے گی۔ اہل شام میں جاری قتل عام نہ صرف مسلمانوں کا قتل ہے بلکہ انسانیت کا قتل ہے۔ جیسا کہ پاکستان واحد اسلامی ملک ہے جو کہ ایٹمی طاقت رکھتا ہے، آج ہم پاکستان کے پڑھے لکھے طبقے سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ شام کے بارے میں کس قدر آگاہ ہے اور اس مسئلے پر حکومت پاکستان کا موقف کیا ہے۔ نہیں آئی ڈونٹ نو، نہیں ان کا نہیں جانتا میں نام۔ نہیں بشار الاسد صدر کا نام تو پتہ نہیں،
बशार अल असद। हाँ, बच्चे मारे जा रहे हैं, उनके बड़े लोगों को मार दिया जा रहा है, बम वहाँ पर जंग एक छिड़ी हुई है। वीडियोस भी देखी हैं, पोस्ट भी देखा है। जो है कत्ल आम हो रहा है, ठीक है, वहाँ मुसलमानों का कत्ल आम हो रहा है और हम एज अ ह्यूमन जो हैं हम खामोश हैं। यहाँ पर इंसानियत का कत्ल हो रहा है। हम शाम के कत्ले आम के पीछे अमेरिका है, और सबसे बड़ी बात यह है कि मुसलमान ममालिक हैं, क्योंकि वो उनका साथ नहीं दे रहे। जी जी, जहाँ तक मुझे इल्म है ये सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार की जंग है। आपसे इक़्तिदार की जंग कह सकते हो, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कह सकते। ये अमेरिका इन्वॉल्व है, क्योंकि अगर मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद तोड़ना है तो उनका बेसिक ये है कि आपस में मुसलमानों को लड़वाना है। शाम में इसराइल और अमेरिका दोनों मिलकर अटैक्स कर रहे हैं। आई थिंक जहाँ तक मेरा नॉलेज है इसराइल कर रहा है, और इसराइल के पीछे आई थिंक अमेरिका सपोर्ट कर रहा है। इनका आगाज़ 2011 से हुआ था, जब अरब स्प्रिंग स्टार्ट हुई थी, तो उसमें 3 ग्रुप बन चुके थे। एक था हिजबुल्लाह, जिसको ईरान सपोर्ट कर रहा है, जो कि बशर अल असद के साथ है, और दूसरी बशर अल असद की आर्मी, और उनको जो तीसरा फरीक सपोर्ट कर रहा है वो रशिया है। और इसी तरह जो दूसरा ग्रुप है वो अमेरिका है, टर्की है और सऊदी अरब वगैरह, ये मिल के सीरिया के खिलाफ जो है ना ये लड़ाई शुरू हुई है। यरूशलेम जो है वो इसराइल उसमें अपना कैपिटल उसको बनाना चाह रहा है। ये नहीं मालूम। यही मुझे तो यही लगता है कि इक़्तिदार की वो जंग है। ये मुझे नहीं पता। आपने रिपोर्ट में देखा होगा कि कुछ लोग या ज़्यादातर लोग इस चीज़ से नावाकिफ़ हैं कि उधर क्या हो रहा है और कैसे ये चीज़ स्टार्ट हुई थी। हमारे प्रोग्राम करने का मकसद यही था कि हम हिस्ट्री की बात करें और लोगों तक ये आगाही पहुंचा दें। नाज़रीन, अब 2010 के दिसंबर में और 2011 के स्टार्ट में अरब स्प्रिंग स्टार्ट होती है। नाज़रीन, अरब स्प्रिंग को जानना हमारे लिए बहुत एक ज़रूरी है कि अरब स्प्रिंग क्या है। नाज़रीन, ये एक सिविल नाफरमानी की एक तहरीक थी जो ट्यूनिस, लीबिया, मिस्र, यमन, बहरीन और डिफरेंट अरब कंट्रीज से स्टार्ट हुई। नाज़रीन, जो हुक्मरान 30-40 साल से हुकूमत पर काबिज़ थे और वो एक गैर कानूनी और बादशाहत के निज़ाम से आए थे चाहते थे। नाज़रीन, फ्रीडम ऑफ इकॉनमी चाहते थे लोग तब्दीली का नारा लगाना स्टार्ट हो गए थे। ये काम ट्यूनिस में ज़ैनुल आबिदीन बिन अली से स्टार्ट हुआ। ट्यूनिस में मुज़ाहरे हुए जिसमें ज़ैनुल आबिदीन बिन अली को उसकी हुकूमत से हटाया गया। नाज़रीन, ट्यूनिस से ये बात बढ़ती हुई मिस्र में हुस्नी मुबारक तक जा पहुंची। जब हुस्नी मुबारक के ख़िलाफ़ लोग निकले तो उसको आखिर अपनी ओहदे से इस्तीफ़ा देना पड़ा और वो हट गया। और नाज़रीन, बाद में हुस्नी मुबारक को जेल भी भेजा गया। और जब ये बात लीबिया पहुंची तो मुअम्मर कद्दाफ़ी को लोगों ने अपने गम और गुस्से से, और जो जुल्म मुअम्मर कद्दाफ़ी उन पर करता रहा था 40 साल तक तकरीबन हुकूमत की मुअम्मर कद्दाफ़ी ने, लोगों ने आखिरकार उसको इस दुनिया से भेज दिया। नाज़रीन, ना सिर्फ हुकूमत से भेजा लेकिन दुनिया से भेज दिया। लेकिन नाज़रीन, यमन में भी अब्दुल सालेह को हटा दिया गया और ये बात चलती चलती शाम में जा पहुंची। नाज़रीन, इन ममालिक में जो मुज़ाहरे होते रहे उनमें काफ़ी मुसलमान शहीद हुए, काफ़ी लोग मारे गए। उनके इजहार यकजहती के लिए और मुल्क शाम में बशार अल असद के ख़िलाफ़ लोग खड़े हो गए। नाज़रीन, 29 जनवरी को दमिश्क में, 25 जनवरी को शहीद होने वाले मिस्र में लोगों के इजहार यकजहती के लिए लोग निकले और उसमें वो बशार अल असद का ख़ात्मा भी चाहते थे। ये मुज़ाहरे 3 रोज़ तक जारी रहे मुसलसल, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन पे फोर्स किया, उन पे जुल्म किया और कई लोग जिसमें शहीद हुए और ये गम व गुस्सा बढ़ता चला गया। नाज़रीन, 1 फरवरी को बशार अल असद टीवी पर आया और उसने बयान दिया कि दमिश्क में, शाम में किसी किस्म के मुज़ाहरों की कोई गुंजाइश नहीं। इस बयान के सुनने के बाद लोगों में और गम व गुस्सा बढ़ा, क्योंकि बशार अल असद को कम अज़ कम अब 11 साल हो गए थे और वो एक फ्रीडम के ज़रिए आया, रेफरेंडम के ज़रिए आया था, ना कि वो जमहूरी हुकूमत के ज़रिए आया था। लोगों में गम व गुस्सा बढ़ता चला जा रहा था और ये प्रोटेस्ट दमिश्क से बढ़ कर मुल्क शाम के दूसरे शहरों में भी शुरू हो गए थे। नाज़रीन, एक नारा, अरहुल या बशार, बशार यहाँ से चले जाओ, ये वो नारा है जो मुल्क शाम की हिस्ट्री में सदियों तक याद रखा जाएगा। ये नारा टीवी और सड़कों पे गूंजा जाने लगा। नाज़रीन, अब एक ऐसी स्टोरी जो सब मुल्क शाम के हालात को एक दूसरी तरफ लेके जाने वाली है, वो ये कि ये नारा एक स्कूल के बच्चों तक पहुंचा, जिसमें 8वीं जमात का एक तालिब इल्म और उसके साथियों ने स्कूल की दीवार पर यह नारा लिखा, अरहुल या बशार। जब ये बात बशार अल असद के पास पहुंची
تو انہوں نے سیکورٹی فورسز کو حکم دیا کہ ان بچوں کو پکڑ کے لایا جائے۔ ناظرین، ان بچوں کی تلاش شروع ہوگی اور ان بچوں کو پکڑ لیا گیا۔ جب ان بچوں کو پکڑا گیا تو ان کے گھر والے اور محلے کے بڑے لوگ جب ان کو چھڑوانے کے لیے گئے تو عاطف نجیب، ناظرین عاطف نجیب جو چیف آف سیکورٹی پالیسی تھا، وہ کزن تھا بشار الاسد کا، اس کے پاس وہ گئے اور ان کو کہا کہ ان بچوں کا کیا قصور ہے، ان بچوں کو چھوڑ دیا جائے۔ تو ناظرین، جو ایک تاریخی جملہ جو ملک شام میں صدیوں تک گونجتا رہے گا اور ملک شام کی تاریخ جب لکھی جائے گی تو کتابوں میں لکھا جائے گا، وہ یہ تھا کہ عاطف نجیب جو کزن تھا بشار الاسد کا، اس نے کہا ان بچوں کو بھول جاؤ، گھر جاؤ اور بچے پیدا کر لو، اگر نہیں کر سکتے تو اپنی بیویاں ہمیں دے جاؤ، ہم پیدا کر دیتے ہیں۔ ناظرین، یہ جملہ عاطف نجیب جو کہ بشار الاسد کا کزن تھا، جب یہ بات ان بزرگوں نے سنی تو وہ اور غم و غصے اور طیش میں آ گئے اور ایک سول نافرمانی کی تحریک جو پہلے ہی بشار الاسد کے خلاف چل رہی تھی اس نے اور زور پکڑا۔ ناظرین، 2011 سے لے کے 2018 تک ایسا کیا ہوا کہ ملک شام میں چھوٹے چھوٹے بچوں اور انسانی جانوں کو قتل کیا جانے لگا، لاکھوں مسلمان شہید ہوئے، ایسا کیا ہوا؟ اس میں انٹرنیشنل پریشر کتنا ہے؟ کون سا ممالک بشار الاسد کے حق میں ہے اور کون سا ملک بشار الاسد کے خلاف ہے؟ ناظرین، اگلے پروگرام میں بات کریں گے۔ میرے پاس دکھانے کے لیے آپ کو کچھ اور ویڈیوز ہیں، ہمیں دیکھنا مت بھولیے گا، اس امید کے ساتھ کہ شاد باد رہے یہ سرزمین۔ اللہ حافظ۔